Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will discuss interferential current. That is the part of medium frequency current. We will discuss a definition of interferential current, introduction, physical principles and its effect, clinical application, method of application, therapeutic uses and indication and contraindication. So we have two type of medium frequency current, that is interferential current and Russian current. Which is medium frequency current? The current which have medium frequency. Medium frequency is in between 1000 and 10,000. So जो current 1000 से 10,000 फ्रीक्वेंसी के बीच में होते हैं, that is called medium frequency current. So we will discuss interferential current. Interferential current की जब हम बात कर रहे हैं, ये भी medium frequency current है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब हम कोई भी दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में जो करंट प्रोड्यूस होता है उसके अफेक्ट होते हैं लो फ्रीक्वेंसी अफेक्ट के, जिसको हम इंटरफेरेंशियल करंट कहते हैं. साइंटिस्ट था होनेमेक, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था इंटरफेरेंशियल थेरेपी के प्रिंसिपल से इंटरफेरेंशियल करंट. और बेसिकली इट्स अ रिजल्टेंट करंट जो कि प्रोड्यूस हो रहा है दो ऑल्टरनेटिंग मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट के नतीजे में. जब वो दोनों करंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो जैसे इंटरसेक्ट करते हैं उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी करंट के होते हैं और उसको हम थेरेपोटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, थेरेपी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. फिजियोथेरेपी में पेशेंट को ठीक करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको हम इंटरफेरेंशियल करंट कहते हैं. तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, ट्रांसक्यूटेनियस एप्लीकेशन ऑफ, यानी ट्रांसक्यूटेनियस यानी स्किन के ऊपर जब हम अप्लाई कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग मीडियम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट, जिसको मॉड्यूलेट किया जा रहा है लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट में फॉर थेरेपोटिक पर्पस. सो दिस इज द इंटरफेरेंशियल मशीन. इसके ज़रिए हम इंटरफेरेंशियल करंट अप्लाई कर रहे होते हैं और जब भी दो करंट आपस में इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को इंटरफेरेंस कह रहे होते हैं या बीट फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं. यानी कि जो दो करंट आपस में मिल रहे हैं उस मिलने के प्रोसीजर को उसको इंटरफेरेंस कहा जा रहा होता है, इसीलिए इसका नाम भी इंटरफेरेंशियल करंट है. और इस इंटरफेरेंस करंट को बीट फ्रीक्वेंसी भी कहा जा रहा होता है. ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे पास तो लो फ्रीक्वेंसी करंट होते हैं लेकिन हम इंटरफेरेंशियल करंट फिर भी यूज़ कर रहे होते हैं. रीज़न इज दैट के इंटरफेरेंशियल करंट ज़्यादा बेहतर हैं पेन को कंट्रोल करने में एज़ कम्पेयर टू टेंस, और ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी करंट. और जो थर्ड इसका क्या है, इसकी पेनिट्रेशन पावर होती है, जो स्किन की डीप अंदर जाने की जो ताकत होती है वो ज़्यादा टॉलरेबल होती है, बेरेबल होती है, बर्दाश्त के काबिल होती है एज़ कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी करंट. तो इसके तीन जो आपको याद रखने हैं, आपसे कोई भी पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लो फ्रीक्वेंसी करंट एंड इंटरफेरेंशियल करंट, तो ये तीन जो डिफरेंसेस हैं, नंबर वन इज पेन कंट्रोल बेहतर हो रहा होता है, दूसरा कंफर्टेबल होते हैं, एंड थर्ड इज मोर पेनिट्रेशन पावर होती है, टॉलरेबल होते हैं. जैसे अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पर दिखाया गया कि हमने एक करंट लिया 4000 हर्ट्ज का, दूसरा करंट लिया हमने 4100 हर्ट्ज का. जब ये आपस में 41 से 4000 हर्ट्ज इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो उसके नतीजे में 100 हर्ट्ज जो है वो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इस पैटर्न को हम इंटरफेरेंस पैटर्न कह रहे होते हैं और इस करंट को हम लो फ्रीक्वेंसी अफेक्ट प्रोड्यूस करके इंटरफेरेंशियल करंट कह रहे होते हैं. इस प्रोसेस को इंटरफेरेंशियल थेरेपी कह रहे होते हैं और इस मशीन को इंटरफेरेंशियल थेरेपी मशीन भी कह रहे होते हैं. अब अगर हम बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये आपने याद रखना है. एक करंट हमारे पास फिक्स होता है जो कि 4000 हर्ट्ज का है, दूसरा करंट जो हमने लेना है वो 4000 से 4250 हर्ट्ज का ले सकते हैं. यानी कि हम 41 का भी ले सकते हैं, 4150 का ले सकते हैं, 4200 का ले सकते हैं या 4250 हर्ट्ज का ले सकते हैं. हमारे पास 250 फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करने का ऑप्शन है. तो इस जो सुपर इम्पोजिशन होती है इस करंट की, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको हम इंटरफेरेंस कह रहे होते हैं और इस इंटरफेरेंस को हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी. तो डेफिनेशन अगर हम बीट फ्रीक्वेंसी के देखें, द फ्रीक्वेंसी विद विच द एम्पलीट्यूड वेरीज, यानी कि जो एम्पलीट्यूड वेरीज कर रहा है करंट का, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी. तो अगर आपने 4000 का तो आपका फिक्स है एक,
दूसरा आपने लिया 4150 का, तो जो 150 जो इंटरफेरेंस के नतीजे में प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी। अगर 4250 का लेंगे तो 250 जो होगा दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी। तो इंटरफेरेंस के पैटर्न को बीट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। स्किन इम्पिडेंस हम कह रहे होते हैं कि आपको मैंने आपके बताया है कि ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा अच्छी होती है, टॉलरेबल होते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट एज कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी करंट। इसमें क्या होता है कि स्किन रेजिस्टेंस कम से कम मिल रही होती है, स्किन इम्पिडेंस जो है ना, जो रेजिस्टेंस होती है जो वो कम से कम मिल रही है, यानी कि जितनी रेजिस्टेंस कम मिलेगी उतना रेजिस्टेंस मीन्स कि जो चीज़ रोक रही होती है, तो करंट जो है ज़्यादा अच्छे से डीप तक जा सकेगा। तो इम्पिडेंस का जो मतलब होता है लैटिन वर्ड से कि रोकना, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कम से कम हो रही होती है। इस करंट का जो फायदा है, फॉर्मूला इसका है Z इक्वल टू हाफ पाई एफ सी। P मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ स्किन जो कि कांस्टेंट होती है, F मीन्स फ्रीक्वेंसी जो कि चेंज हो सकती है, और Z इक्वल टू स्किन रेजिस्टेंस। अब जितना स्किन इम्पिडेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस ऑफ स्किन के। तो अगर फ्रीक्वेंसी जो है स्किन इम्पिडेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना स्किन इम्पिडेंस कम होगी, यानी कि रेजिस्टेंस पावर जो है कम से कम होगी। अफेक्ट्स ऑफ IFC देखें, इंटरफेरेंशियल करंट, तो ज़्यादा ये डीप जा सकता है टिश्यूज़ के अंदर, बॉडी सरफेसेस को क्रॉस इजीली कर सकता है क्योंकि इसकी स्किन इम्पिडेंस कम से कम मिल रही है। जितनी हायर फ्रीक्वेंसी करंट की वजह से और गैल्वेनिक इफेक्ट ना होने की वजह से मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट ज़्यादा सूटेबल है जब भी आपको डीप टिश्यूज़ के लिए यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपको मसल्स तक जाना है, टेंडन्स तक जाना है, या बरसात तक जाना है, या पेरियोस्टियम तक, तो ज़्यादा बेहतर है IFC। इसके एप्लीकेशन के 4 प्रोसीजर्स होते हैं। नंबर 1 इज 2 इलेक्ट्रोड बाइपोलर इंटरफेरेंस, सेकंड इज 4 इलेक्ट्रोड क्लासिकल इंटरफेरेंस, स्टैटिक इंटरफेरेंस भी इसको कह रहे होते हैं। थर्ड वन इज 4 पोल क्लासिकल इंटरफेरेंस एंड फोर्थ वन इज 4 पोल इलेक्ट्रोड्स विद रोटेटिंग वेक्टर, जिसको हम डायनामिक इंटरफेरेंस भी कहते हैं। तो एप्लीकेशन टेक्निक का मेथड देखें, नंबर 1 इज बाइपोलर और प्री मॉड्यूलेटेड मोड। इस मेथड में आप देखें एज द नेम शोज, हम इसमें दो जो है इलेक्ट्रोड यूज कर रहे होते हैं, दो जो इलेक्ट्रोड का सुपर इम्पोजिशन होता है क्रॉस करते हैं, उसके नतीजे में लो फ्रीक्वेंसी करंट प्रोड्यूस होता है। तो जिसमें आप दो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो दैट इज बाइपोलर मोड। और ये किस लिए ज़्यादा कहाँ पे यूज़फुल ज़्यादा अच्छा रहता है, जहाँ एंकल हो गए, एल्बो हो गए, शोल्डर हो गए, या नहीं, जहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रोड की नीड हो वहाँ बाइपोलर मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एस 4 इलेक्ट्रोड क्लासिकल इंटरफेरेंस, जिसको हम स्टैटिक इंटरफेरेंस भी कह रहे होते हैं, ये वहाँ अप्लाई किए जाते हैं जहाँ पे आपका एरिया लार्ज हो। इसमें जो इंटरफेरेंस है वो एंडोजेनिक वे में होती है। 4 इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि जिसमें से दो जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स के होते हैं, और इसमें जो है एम्पलीट्यूड होता है दोनों जो करंट होते हैं उसके चैनल्स का इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल चैनल 1 की फ्रीक्वेंसी 4000 है तो चैनल 2 की फ्रीक्वेंसी 4001 से 4250 हर्ट्ज तक वेरी कर सकती है। 4 पोल क्लासिकल इंटरफेरेंस, इसमें दो मीडियम फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रहे होते हैं लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बिना यूज़ हो रहे होते हैं। इसमें इस तरह से इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं, यानी कि मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोड इस तरह से प्लेस किए जा रहे हैं कि दोनों करंट जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें थेरेपी, जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट, जहाँ पे हमें वहाँ पे इंटरफेरेंस नीडेड हो। तो इसी वजह से इंटरफेरेंस एरिया में इंटेंसिटी पल्स हो रही होती है। 4 इलेक्ट्रोड रोटेटिंग वेक्टर डायनामिक इंटरफेरेंस, ये भी वहीं अप्लाई किए जा रहे हैं जहाँ पे एरिया लार्ज है, लेकिन इसकी क्वालिटी ये होती है कि जहाँ पे हमें स्पेसिफिक लोकेशन पता ना हो, एग्जैक्ट साइट ऑफ पेन ना पता और एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज हो, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। अकोमोडेशन नहीं होती इसके, इस प्रोसेस को जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं अकोमोडेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है। इसमें क्या हो रहा था कि दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो होते हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं स्टैटिक इंटरफेरेंस के जरिए, जो कि वेरी कर रहा होता है 0 to 100%, और डिपेंड करता है कि इंटरफेरेंस एंगल क्या है जो भी आप दो कंपोनेंट ऑफ करंट आप यूज़ कर रहे होते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इंटरफेरेंस फैक्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्टैटिक इंटरफेरेंस से शिफ्ट कर रहा होता है रिथमिकली। इसी वजह से जो इनकंसिस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस होती है इसको हम डायनामिक इंटरफेरेंस फील्ड भी कहते हैं।
देन हमारे पास है क्वाड्रिपोलर और ट्रू इंटरफेरेंशियल मोड। इसमें हम 4 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, 2 अनमॉड्यूलेटेड करंट जो हो रहे होते हैं वो इक्विपमेंट में यूज़ हो रहे होते हैं। और इंटरफेरेंस कब होती है? जब 2 करंट जो है इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं टिश्यूज़ के अंदर और इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा होता है। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन के आप पिक्चर्स में दे सकते हैं, नी है, शोल्डर है, बैक पेन है, दिखा रहे हैं। तो अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो वेक्टर स्कैन कैसे फॉलो कर रहा होता है? जब भी 2 इक्वल करंट इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं 90 डिग्री पे, तो उसके रिजल्ट्स में जो हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस होती है जो 45 डिग्री डायगोनली होती है। तो इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ वेक्टर स्कैन कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा एरिया, वो लार्ज एरिया जो है वो कवर कर रहा होता है और कंटिन्यूस रिजल्टेंट करंट जो हो रहा होता है वो शिफ्ट हो रहा होता है। इसी वजह से इसकी जो इंटेंसिटीज़ हैं वो वेरी कर रही होती है इंटरफेरेंस पैटर्न में। और ये जो वेक्टर टेक्निक है सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल होती है जहाँ पे हमें लार्ज एरिया को ट्रीट करना हो। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स यानी जो फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो रहे होते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के टाइप ऑफ मोड, कौन सा मोड हम यूज़ कर रहे हैं, आइदर रिथमिक यूज़ कर रहे हैं या कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है और एक्यूरेसी क्या है जो हम इलेक्ट्रोड पोजिशन कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रोड की पोजिशन की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स डिपेंड करते हैं। देन हम बात करें थेरेपेटिक यूजेस ऑफ आईएफसी, यानी कि जो हम थेरेपी पर्पस के लिए, ट्रीटमेंट पर्पस के लिए जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या है? नंबर 1 इज़ कंफर्टेबल, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, मसल स्टिमुलेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमें हार्ट टिश्यूज़ तक जहाँ जाना हो, डीप जाना हो, टिश्यूज़ के डीप जाने के लिए हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। पेन मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ होता है, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में हम पेन में हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, इसके अलावा साथ साथ एडिमा को कम कर रहा होता है और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी यूज़ होता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिन इनकॉन्टिनेंस। पेन मॉड्यूलेशन की बात की जाए तो हायर फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती हैं। हायर फ्रीक्वेंसीज में 90 टू 130 हर्ट्ज़, वहाँ पे जहाँ पे हमें पेन गेट मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करना है। और लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट यूज़ हो रहे थे जहाँ पे हमें अपॉइंट मैकेनिज्म चाहिए, तो उसमें 2 टू 5 हर्ट्ज़ हैं। फ्रीक्वेंसी आप याद कर लीजिएगा। हाई फ्रीक्वेंसी यूज फॉर पेन गेट मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करने के लिए, दैट इज 90 टू 130, एंड लो फ्रीक्वेंसी इज 2 टू 5 हर्ट्ज़ टू एक्टिवेट अपॉइंट मैकेनिज्म। मोटर स्टिमुलेशन की बात करें, जहाँ पे पेशेंट वॉलेंटरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा होता, वहाँ पे हमें आईएफसी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, फ़ायदा देता है हमें। लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करते हैं जैसे 1 हर्ट्ज़, ताकि जहाँ पे ट्विचेस प्रोड्यूस कर सकें, सीरीज ऑफ ट्विचेस। जहाँ पे टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन चाहिए वहाँ 50 हर्ट्ज़। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मोटर नर्व स्टिमुलेशन के लिए इसकी जो रेंज होती है दैट इज़ इन बिटवीन 10 टू 25 हर्ट्ज़। देन हम ब्लड फ्लो के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वेस्कुलर चेंजेस के लिए हम 10 टू 25 हर्ट्ज़ का यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो बढ़ता है उसकी बेसिस पे जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे सक्शन के इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी बेसिस पे स्टिमुलेशन होती है जब भी सर्कुलेशन बढ़ती है तब। तो आईएफसी को हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी के इनहिबिटर के तौर पे भी यूज़ कर रहे होते हैं। देन है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सूडेट्स, यानी जहाँ पे भी एक्स्ट्रा चाहिए हमें मटेरियल जिसको निकालना है बॉडी से, एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालना है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम जो है ये करंट यूज़ कर रहे होते हैं। 1 टू 10 हर्ट्ज़ का यूज़ होता है। रिथमिक पंपिंग एक्शन होते हैं, पंपिंग एक्शन के नतीजे में मसल स्टिमुलेशन होती है। मसल स्टिमुलेट जब भी होगा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा और जहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड है जिसकी हमें नीड नहीं है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, वहाँ से चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की। कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स जहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। आपको बिल्कुल भी इस तरह के पेशेंट्स में ये करंट यूज़ नहीं करना है। नंबर 1 है जिनमें कार्डिक पेसमेकर लगा हुआ है या कोई ऐसा पेशेंट जो कार्डिक डिजीज़ की एडवांस स्टेज में है। देन ट्रंक और पेल्विस एरिया में स्पेशली इन प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन के पेशेंट में अप्लाई नहीं कर सकते, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है।
थ्रोम्बोसिस में, हैमरेज में, न्यूप्लाज्म में, टीबी ट्यूबरक्लोसिस में, फीवर, इन्फेक्शन, आइज़ में या कोई भी इस तरह का स्किन डिसऑर्डर है उसमें भी यूज़ नहीं करेंगे। और एपिफाइजल रीजन जो कि बच्चों में होता है जहाँ ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वहाँ पे आप अप्लाई नहीं करेंगे। डेंजर, अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसमें क्या ख़तरा हो सकता है? इसमें सिर्फ एक ही ख़तरा होता है जो कि रियल डेंजर भी हम उसको कहते हैं। अगर आप बेयर इलेक्ट्रोड स्किन को टच कर रहे होते हैं या इलेक्ट्रोड बहुत आसपास पड़े हों, क्लोज पड़े हों, तो इंटरफेरेंस जो पैटर्न होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, करंट क्रॉसेस हो जाएगा ऊपर ही। दोनों जो बहुत पास पड़े हुए हैं इलेक्ट्रोड में और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल बर्न भी हो सकता है, क्योंकि जब वो करंट नीचे नहीं, डीप नहीं जा रहा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रोड जो करंट पास पड़े हुए ना इलेक्ट्रोड्स, तो आपस में वो वहाँ पे स्किन पे इलेक्ट्रिकल बर्न कॉज कर देंगे। तो जब भी अप्लाई करें इलेक्ट्रोड पोजिशनिंग का ध्यान रखें। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या है कि आपकी स्किन क्लीन होनी चाहिए जब और क्लियर होनी चाहिए जब भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, और जो भी बॉडी एरिया वो वॉश होना चाहिए जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है, वहाँ पे कोई स्किन लीजन ना हो। और सबसे पहले वहाँ पेट्रोलियम जेली या कोई भी इस तरह का जेल आपने अप्लाई करना है और इलेक्ट्रोड इस तरह से प्लेस करने हैं कि वो अफेक्टेड एरिया पे प्रॉपर पोजीशनिंग में हो। फिर आपने फ्रीक्वेंसी जो पेशेंट की कंडीशन के लिहाज से सूटेबल है वो आपने सेलेक्ट करनी है। फिर आपने देखना है कि आपको कौन सा मोड चाहिए, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर या ट्रेपेजॉइडल, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन में। फिर आपने बेस फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है, अपर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता से पावर को जेंटली जो है वो इंक्रीज़ करना है। इतना करना है कि पेशेंट को फीलिंग स्टार्ट हो जाए करंट की, और इस हद तक इंक्रीज़ कर दें आप फ्रीक्वेंसी के पेशेंट के लिए टॉलरेबल हो, पेशेंट इसको इजीली बर्दाश्त कर पाए। फिर आपने ट्रीटमेंट टाइम सेलेक्ट कर लेना है और ट्रीटमेंट टाइम जैसे कंप्लीट हो जाए तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी इंटेंसिटी स्लो करनी है और स्लो करके आपने इसको मेन स्विच को ऑफ करके फिर आपने इलेक्ट्रोड डिस्कनेक्ट करने हैं। पहले आपने इलेक्ट्रोड डिस्कनेक्ट नहीं करने। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। दीज आर द रेफरेंस बुक। इफ you want to read from these books you can read. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. Thank you. Take care. Allah Hafiz.